कॉलेज में हाँ मैंने एनसीईआरटी बुक्स खरीदी थी, फिर वो वैसी की वैसी रखी रही, लास्ट में आते हुए जूनियर्स को हमने पकड़ा दी। तो कॉलेज में फिर कुछ पढ़ा नहीं मैंने, एक आध कोई चैप्टर पढ़ा। आकृति शुक्ला, मेरे को याद है शायद रैंक 4 थी उनकी, उनकी सुनी थी कि हमने जनवरी से तैयारी करनी शुरू करी और मई में प्रीलिम्स निकाल दिया। ये दूसरी बार मैं सुन रहा हूँ, इससे पहले मतलब इतना ज़्यादा इस तरह की बातें कम सुनी है। तो ये क्या किया 4-5 महीने में कि जैसे अब इतना स्पोर्ट्स देखते हैं, जैसे मेसी का एग्जांपल डाल दिया, सचिन का डाल दिया, इवन बैडमिंटन प्लेयर्स पी कश्यप का डाल दिया। हर एक आप नॉट फैक्टर जस्ट में क्रिकेट, आपको बाकी जगहों से भी जहाँ आपने जो भी मैं देखता था कि रोनाल्डो ने कोका कोला हटा दी उससे, तो वो तो भी ये क्या एक बढ़िया आप चीज़ एक है। एग्जांपल है। हेलो, नमस्ते सबका। मेरे साथ आज है दिनेश गुदारा। दिनेश भाई, आपका स्वागत है हमारे इंटरव्यू में। दिनेश भाई की रैंक 150 आई है 2022 के जो रिजल्ट आए हैं अभी उसमें, और इनका ये 34वां कंटिन्यू मेंस था। 4 बार इन्होंने प्रीलिम्स निकाला, फॉरेस्ट की कट ऑफ निकाले चारों बार, और अभी ये प्रेजेंटली थर्ड अटैम्प्ट में ये दानिश में सर्व कर रहे थे। रिजर्व लिस्ट के थ्रू इनका नंबर आ गया था और अब की बार इन्होंने 150 रैंक लिया। इस बार आईपीएस मिलेगा इनको। तो दिनेश भाई, आपसे शुरुआती सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ताकि लोग रिलेट कर पाएँ कि हम वहाँ से आएंगे तो भी सिविल सर्विस जा सकते हैं। तो मेरा गांव बीकानेर में, जहाँ से मैंने प्राइमरी फर्स्ट सेकंड स्टार्ट किया था। उसके बाद में जोधपुर से 10th तक एजुकेशन थी, और उसके बाद में कोटा में आईआईटी की तैयारी की थी, और आईआईटी गुवाहाटी से मैंने ग्रेजुएशन किया था केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उसके बाद में मैंने 3 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जॉब की थी बेंगलोर में, और यूपीपीसीएस के थ्रू 2020 में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मैंने कन्नौज और लखनऊ में सर्व किया था। दिनेश भाई, आपकी जो स्कूलिंग थी, जो बिल्कुल शुरुआती स्कूलिंग थी, वो कौन सी मीडियम में हुई थी? मेरी 12th तक हिंदी मीडियम में ही हुई थी। तो ये बड़ा मैं पूछना चाह रहा था क्योंकि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ख़ास करके जो हिंदी पट्टी के लोग हैं, जो यूपी से आते हैं, जो राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश उत्तराखंड से आते हैं। तो कई लोग 12वीं के बाद में उनका इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होता है कॉलेज के टाइम पे। तो आपको मतलब आपने कॉलेज के टाइम पे इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, तो वहाँ से लेके आपको इंग्लिश में अडॉप्ट करने में दिक्कत हुई आपने, क्योंकि मेंस ये वाला इंग्लिश में लिखा है। हाँ, तो इंग्लिश में अडाप्ट में शुरू में ऑफ कोर्स नई लैंग्वेज सीखने में, पढ़ तो हम इंग्लिश बचपन से रहे हैं थ्रू आउट, भले कम पढ़ रहे हो, लेकिन मेनली स्पीकिंग का तो वो मेजर इश्यू रहा था। मेरे को एक एडवांटेज मिला था जॉब करने का, जो मेरी जॉब थी एमएनसी में थी, तो थोड़ा बोलने की भी प्रैक्टिस तब हो गई थी। उसके बाद में मैंने जब यूपीएससी की तैयारी की, तो उसके अलग वर्ड्स होते हैं, जो अपने वर्ड्स कॉमन हिंदी में यूज करते हैं, जो अच्छे वर्ड्स इंग्लिश में रिकॉल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैंने अलग नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं, जो अपनी अच्छी वोकेबलरी के जो अच्छे कीवर्ड लगे मुझे कि वो मुझे अच्छे से डालने चाहिए। और हिंदी में एक प्रॉब्लम ये भी होती है, जहाँ पे इंग्लिश के लिए एप्ट वर्ड, एकदम परफेक्ट जो वर्ड जो सूट होता है, वो हमें याद नहीं आता है। तो हमें फिर उसकी जगह एक वर्ड में जो काम होता है वो हमें पूरा सेंटेंस लिखना पड़ता है। तो इस पे मैंने शुरू में थोड़ा काम किया था, वोकेबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग की, जहाँ पे भी पढ़ता तो अगर नहीं आता तो डिक्शनरी से देख के धीरे धीरे। शुरू में हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा स्ट्रगल हुआ था, पर शुरू में इस चीज़ पे फोकस भी किया कि मुझे मालूम था ये मेरी वीकनेस है, तो उसको मैं शुरू मालूम होने की वजह से थोड़ा रिकॉल उस पर अच्छे से काम कर पाया था। दिनेश भाई, एक चीज़ जो है वो ये थी कि जब आपने शुरू किया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सेम लोग जिनके बारे में बात कर रहा था, कि शुरू में जब तैयारी शुरू करते हैं, कॉलेज उन्होंने इंग्लिश में किया होता है, कि इंडिया में मैक्सिमम कॉलेज खासकर इंजीनियरिंग इंग्लिश में ही होती है। तो आपको भी शुरू में लगा कि यार हिंदी से कर लेता हूँ यूपीएससी की तैयारी, या सीधा ही आपने सोच रखा था कि नहीं इंग्लिश से करनी चाहिए? हिंदी का एक माइंड में एक बार थॉट तो आया था, पर लेकिन फिर मैं खुद से ही प्रैक्टिस तैयारी कर रहा था, तो कोचिंग का वो नहीं था। तो स्पेशली ऑनलाइन में फिर मुझे तब सोर्सेज का भी नहीं मालूम था। जो भी साथ में जो लोग तैयारी कर रहे थे तो इंग्लिश में तैयारी कर रहे थे, तो एक ये फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि हाँ गाइडेंस वगैरह इंग्लिश, जो भी साथ में तैयारी करने वाले या फिर जो सीनियर्स थे वो सारे इंग्लिश के रहे, तो फिर मैंने अपना हिंदी वाला थॉट्स को थोड़ा वो रख दिया। तो वरना मेरी हिंदी में थोड़ा अच्छी पकड़ होती थी, मुझे लगता था कि मैं अपना ऐसे हुआ या फिर जो थ्योरेटिकल है तो थोड़ा अच्छे से एक्सप्रेशन अपना अच्छे से दे पाता हूँ हिंदी में। जो अब दिल की बात सीधा हिंदी में बोलना आसान है अपने लिए, जबकि इंग्लिश में
जो चीज़ हम सोचेंगे हिंदी में, थिंकिंग हिंदी में होती है, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, फिर लिखना, तो उसमें वो थोड़ा एक गैप तो आता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर जो भाषा में आप चुटकुला नहीं सुना पाते, हाँ वो भाषा फिर थोड़ी सहज नहीं हो पाती आपके लिए। हाँ, तो वो एक रहता है, तो हमेशा आपको एक्सप्रेशन उतना परफेक्ट नहीं हो पाता दूसरी लैंग्वेज में जो नई लैंग्वेज सीखते हैं उसमें। और जैसे शुरू में आपने जब न्यूज़पेपर, आपने कौन से साल में तैयारी करनी शुरू करी एकदम डेडिकेटेड तरीके से? कॉलेज में भी करी थी या उसके बाद में? नहीं, कॉलेज में हाँ मैंने एनसीईआरटी बुक्स खरीदी थी, फिर वो वैसी की वैसी रखी रही, लास्ट में आते हुए जूनियर्स को हमने पकड़ा दी। तो कॉलेज में फिर कुछ पढ़ा नहीं मैंने, एक आध कोई चैप्टर पढ़ा होगा। फिर जब कॉरपोरेट में काम करना शुरू किया, फिर थोड़ा थोड़ा उससे लगा कि अब यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने यूपीएससी तैयारी शुरू की थी। और फर्स्ट 2019 के स्टार्ट में, परफेक्टली जनवरी से मान लो, जॉब के साथ ही शुरू की थी, पर तब मैंने डेडिकेटेडली शुरू की थी। इस चीज़ का कुछ इम्पैक्ट था तैयारी शुरू करने में कि अक्षय जैन आपके कॉलेज के थे हाँ और 18 में शायद उनकी रैंक आई थी सेकंड, हाँ, 17 में या 18 में उनकी रैंक आई थी, 18 में 18 में सेलेक्ट हुए थे। तो उस चीज़ से लगा था कि यार कर लेते हैं, कि उसके बाद में आईआईटी गुवाहाटी के नंबर से बहुत सारे लोग आने लग गए। हाँ, तो अक्षत जो मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी हमने खरीदी थी, तब अक्षत हमारे साथ ही कॉलेज में तैयारी कर रहा था, हमारा बैचमेट ही था, फ्रेंड ही था। तो वो तब जब वो तैयारी कर रहा था तब फिर हमने छोड़ दिया। फिर वो एक ऐसा लगता ज़रूर है कि अपने बीच में से कोई निकलता है तो फिर लगता है हाँ यार कि यार ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है। जब तो ये एक हमेशा मोटिवेशन का काम करता है, अपने साथ का कोई सेलेक्ट होता है तो एक आपको फोर्स मिलता है कि हाँ यार हम भी कर सकते हैं। और जब आपने तैयारी शुरू करी, आपने 19 में तैयारी करना शुरू करा, और आपने पहला अटेम्प्ट कौन से साल में दिया? 19 में ही पहला 19 में पहला प्रीलिम्स दिया आपने। और पहले प्रीलिम्स में आप बता रहे थे कि आपको एग्जैक्ट याद नहीं था, लेकिन 120 के आसपास आपके नंबर थे, उससे भी ज़्यादा थे, 118 19 के 118 19 के आसपास आपके नंबर थे। तो मतलब ये, इससे पहले एक स्टोरी हमने शायद आकृति शुक्ला, मेरे को याद है शायद रैंक 4 थी उनकी सुनी थी, कि हमने जनवरी से तैयारी करनी शुरू करी और मई में प्रीलिम्स निकाल दिया। ये दूसरी बार मैं सुन रहा हूँ, इससे पहले मतलब इतना ज़्यादा इस तरह की बातें कम सुनी है। तो ये क्या किया 4-5 महीने में कि मतलब 4-5, उससे पहले हो सकता है 2018 के एंड में भी थोड़ा प्री के हिसाब से मैंने कुछ कुछ किसी ने बुक्स बताई तो थोड़ा देख लिया डेडिकेटेडली। हाँ 19 जनवरी से स्टार्ट किया जब मैंने यहाँ बुक्स सारी करी थी और अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई। तो उसमें मेरा एक तो मेन में रोल करना चाहूँगा, एक चैनल है यूट्यूब पे हार्ड वर्किंग ह्यूमन नाम से, जो मनीष कुमार ऑलरेडी सेलेक्टेड ये सब वो चलाते हैं। तो वो भी मेरी सिमिलर कंडीशन में थे, वो भी जॉब में थे, ड्यूशे बैंक में थे, और उन्होंने शायद 2017 में क्लियर किया था जॉब के साथ। यूट्यूब चैनल शायद शुरू किया था उन्होंने एक्टिवली यूज़ करना 2017 में साथ साथ उन्होंने क्लियर किया था, तो मैंने उनकी स्ट्रेटजी को ऑलमोस्ट फॉलो किया। तो एक ये भी फ़ायदा हो, जॉब में था और कम टाइम था, तो मैंने जो चीज़ परफेक्ट, जो ज़्यादा पूछी जाती है, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, उसी पे फोकस किया। और ऐसा भी था क्या कि मतलब जैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बोलता था हमेशा कि हार्ड वर्किंग, मैंने ट्रिक्स का वीडियो नहीं बनाया था, मतलब जनरली मैंने हर चीज़ बनाई, लेकिन उस चीज़ का नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को लग रहा था हार्ड वर्किंग ह्यूमन वाले चैनल पे जो बनी हुई है वीडियो, वो सबसे पहली बार बनाई उन्होंने, पहली बात तो, और उन्होंने हर साल अपडेट करी उसको, तो मेरे को लगा कि इस पे बनाने की क्या ज़रूरत है। तो उन चीज़ों को आपने यूज़ किया था 19 के अंदर देख के, और फिर मैंने तो हाँ 19 20 21 22 चारों में उसको बहुत यूज़ किया है, तो मेरे लिए तो वो काफ़ी हेल्पफुल रही है। तो वो एक मतलब वो साइंटिफिक तरीके से उसको देखते हैं, नॉट जस्ट ट्रिक्स की ऐसा है तो ऐसा है। तो वो कि उसके पीछे एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है उसका क्या थॉट प्रोसेस है, और फिर प्रोबेबिलिटी का खेल है कि आप एक एलिमिनेट करते हो या दो एलिमिनेट करते हो तो 50-50 है, तो जो आपके हमेशा फेवर में जाता है। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने साइंटिफिकली बनाई थी, और उसको मैंने तो मतलब रिगरसली और बहुत अच्छे से फॉलो किया था, जो टेस्ट में नहीं लगती है तो हम क्या हताश हो जाते हैं कि यार कि ये तो काम ही नहीं कर रही, पर यूपीएससी में वो हमेशा काम करती है, क्योंकि यूपीएससी की जो थॉट प्रोसेस है वो थ्रू आउट जो एग्जामिनर सेट करने वाला है तो उनकी लगभग सेम रहती है। आपने साइकोलॉजी ऑप्शनल भी लिया, एग्जामिनर की साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। साइकोलॉजी ऑप्शनल कहाँ से ले लिया? किसी ने बताया था कि साइकोलॉजी ले लो, या जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट ही ले लिया? हाँ, तो पहले मैंने सबसे पहले शुरू किया था तैयारी केमिस्ट्री के साथ शुरू की, तो 2-3 दिन पढ़ के मुझे लगा कि यार कि इसको बहुत, एक तो फर्स्ट की लेंदी है, साइंस के सब्जेक्ट लेंदी है, तो जॉब के साथ वो मेरे लिए मुश्किल होता, और दूसरा फिर उतना मज़ा नहीं आ रहा था तो फिर मैंने जब एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए दूसरे सब्जेक्ट, मैंने उसके लिए सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे कि यार ये अब इसको हो सकता है 3 साल पढ़ना पड़ जाए, 5 साल भी पढ़ना पड़ जाए, तो एटलीस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए। तो जब मैंने सिलेबस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे तो मुझे 2-3 सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगे, जैसे सोशियोलॉजी हुआ, साइकोलॉजी हुआ। तो फिर साइकोलॉजी फिर और देखा तो साइकोलॉजी मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगा नॉट जस्ट इन यूपीएससी, बाकी जैसे अपने
नॉर्मल लाइफ में भी ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा, तो इसलिए मैंने साइकोलॉजी वहाँ से पिक कर लिया। आप कॉन्स्टेंटली जॉब के साथ में तैयारी कर रहे थे 19 में, 20 में, 21 में? जैसे अभी तो आप दानिश में लगे हुए थे, 20 में आप यूपी में, यूपी सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में आप लग गए थे, मैं सही बता रहा हूँ तो 19 में मेंस प्रीलिम्स के दौरान जॉब चल रही थी, क्या सीन था? हाँ, जब मैंने बीच में एक ब्रेक लिया था, जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब मैंने अपनी जॉब रिजाइन की थी, तो लगभग 1 साल से ज़्यादा तक बीच में एक ब्रेक लिया था। उसमें मैंने डेडिकेटेडली प्रिपेयर किया था जब सेकंड अटेम्प्ट का मेंस और इंटरव्यू दिया था। पहले अटेम्प्ट में आपने जनवरी से तैयारी शुरू करी, मेंस दिया आपने सितंबर अक्टूबर के आसपास। कितने नंबर आए आपके मेंस के अंदर, क्योंकि आपने मोस्टली में भी उन 3 महीनों में करी होगी तैयारी? हाँ, तो मेरे 732 थे, जो मेन इंटरव्यू की कट ऑफ से 20 नंबर कम थे तब। और उसमें भी मैंने, जैसे आप बता रहे थे कि शायद आपकी 370s के आसपास जीएस में स्कोर चला गया था। जीएस में मेरा 375 था, ऑप्शनल में तब कम रहे थे। तो आपको मतलब, जैसे इस चीज़ से मैं ये भी लेना चाह रहा था, कई सारे लोग जैसे अभी भी मेंस लिख रहे हैं, तो या तो कईयों ने बहुत कम तैयारी करी है, बहुत जल्दी पहला अटेम्प्ट रहा होगा या ऐसा कुछ रहा होगा, या फिर ऐसा रहा होगा कि उन्होंने मतलब उतना अच्छे से मेंस का तैयार नहीं हुआ होगा। 2 महीने बचे हुए हैं अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, 15 सितंबर से मेंस है, आज 16 तारीख है, 16 जुलाई है। तो मतलब आप क्या बोलेंगे कि अगर कोई पहली बार मेंस की तैयारी कर रहा है, तो ये जो 2 महीने बचे हैं अगर, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के? आपके 400 से ज़्यादा 3 बार नंबर आए जीएस में। तो उसके लिए मैंने लगभग हर बार मेरे पास 2 महीने टाइम होता था, मैं छुट्टी लेता था जॉब से पहले। मेंस लगभग मैंने जॉब के साथ ही दिए 3 बार, तो मैं छुट्टी लेके हर बार कम ही टाइम होता था। तो हमेशा कम टाइम का एक एडवांटेज ये होता है ना कि आप फालतू की चीज़ नहीं पढ़ते। उसका एक एग्जांपल ये है, जैसे मैं बाकी कभी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा, डायरेक्ट उसमें जो कि इम्पोर्टेंट जो होते हैं अपना, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, वर्ल्ड वार होगा, बस वो देख के जाता था, सवाल आता तो ठीक है। पर जब मेरे पास फ्री टाइम था तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के लगभग 30-40 घंटे का कोर्स देखा, पूरे अच्छे से नोट्स बनाए, पर उस साल कोई भी सवाल नहीं आया। तो एक तो जब मैं जॉब के साथ था या 2 महीने था, तो मैंने प्रायोरिटाइज कर लिया कि मुझे क्या पढ़ना है, और उसी पे फिर मैंने क्रिस्प नोट्स बनाए, सीधा इंटीग्रेटेड नोट्स। जो प्रीलिम्स में हम बहुत चीज़ें याद करते हैं, और मेंस में अपने पास फिलर तो काफ़ी रहते हैं, हमारे पास पॉइंट्स रहते हैं, पर उनको सब्सटेंशिएट करने के लिए अपने पास डेटा, स्कीम्स या आर्ग्यूमेंट्स जो भी है वो नहीं रहता है। तो मैंने इस पे काम किया, जो अपना प्रीलिम्स का नॉलेज था उसको मेंस में काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया। मैं अपने प्रीलिम्स के नोट्स लेके बैठा, उससे मैंने सेपरेट लिस्ट बनाई, एक डेटा की लिस्ट बना दी, एक रिपोर्ट की लिस्ट बना दी, एक कोर्ट्स तो चलो प्रीलिम्स में नहीं था, और स्कीम्स की लिस्ट बना दी। तो जो मेरा ऑलरेडी नॉलेज था उसको मैंने थोड़ा रीस्ट्रक्चर किया अपने माइंड में कि, और उसको डायरेक्टली मेंस में यूज़ करना स्टार्ट किया। पहला ये हुआ, तो इससे जो ऑलरेडी नॉलेज था वो यूज़ हो गया। सेकंड, मैंने फिर जब कम टाइम था तो मैंने 1-2 पेपर लिख के देखे कि हाँ मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ। तो तब मैंने देखा एक 18-19 क्वेश्चन मैं कर पा रहा था विदाउट ज़्यादा कुछ जोर के, तो मुझे लगा हाँ मैं पेपर लिख सकता हूँ, पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ। वो हमेशा ये होता है, जितना अगर हम 18 सवाल यहाँ कर पा रहे हैं तो मेन एग्ज़ाम में 20 हो जाते हैं, वो इशू नहीं रहता। तब मैंने ये सोचा, तब मेरा राइटिंग में इतना इशू नहीं है जितना मेरा कंटेंट में भी इशू है, या फिर रिवीजन। तो एक मेन इम्पोर्टेंट ये है कि आपका या तो वहाँ पे हाथ चलेगा या दिमाग। तो वहाँ पे हाथ चलाना ही अपने को, तो दिमाग को ऐसा इतनी बार रिवीजन कर लो आपकी वो, आपको टू द पॉइंट, आपको जस्ट याद आते रहे पॉइंट्स, आपको सोचना ना पड़े। तो उसके लिए मैंने एक ब्रेन स्टॉर्मिंग या मेंटल आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी फॉलो की थी, जो मैंने हार्ड वर्किंग ह्यूमन उन्हीं से सीखी थी। तो उसके लिए मैंने अराउंड 6-7 महीने के सिक्योर सिनॉप्सिस जो इनसाइट्स का आता है उसका कंपाइलेशन डाउनलोड की। तो उसमें GS 1 2 3 4 का सबका रहता है, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज उठाता। पहले मैंने अपने जो भी बेसिक नोट्स होते हैं वो प्रिपेयर, जो भी या तो वीडियो से या फिर मोस्टली मैंने यूट्यूब की वीडियो से, मृणाल सर की कोचिंग से, वहाँ से प्रिपेयर किए। उसमें प्री का अपना जो डेटा फ्री वीडियोस थे उनके, उनसे किया कि आपने कोर्स किया उसका? मैंने इकोनॉमी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, मृणाल सर के फ्री के यूट्यूब पे वीडियो थे 2018-19 में, तब उसी से कोर्स वही सब आपने यूज़ वैसे किया। कोचिंग नहीं करी थी, हमने ये बात टच नहीं करी थी, मतलब कोई फॉर्मल कोचिंग आपने ज्वाइन करी या नहीं कुछ? नहीं, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। ऐसे? हाँ, और तो जो मैं मेंटल आंसर राइटिंग का बता रहा था, तो मैं कंपाइलेशन जैसे हर महीने उसमें इनसाइट्स में लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो 6-7 महीने में अगर सवाल उठाओ तो 1200-1400 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो और एक क्वेश्चन खुद में एक टॉपिक होता है। तो जब मैंने वो करने स्टार्ट किए तो मेरा उसमें तीनों काम एक साथ हो रहे थे। मेरा रीडिंग भी हो रहा था, रिवीजन भी हो रहा था,
और रिकॉल भी, राइटिंग का भी एक बेसिक आइडिया लग रहा था। तो उसमें मैं ये करता था, क्वेश्चन को पिक किया तो मैं उसका पूरा आंसर नहीं लिखता था, रफ में इंट्रोडक्शन क्या लिखूंगा, एक पॉइंट लिखा कि हाँ इस पे इंट्रोडक्शन लिखूंगा, कोई डायग्राम याद आ रहा है तो वो लिख लिया, कोई मुझे स्टैटिस्टिक कोर्स रिपोर्ट्स याद आ रही वो लिख लिया, फिर इसमें मेन पॉइंट्स के हेडिंग्स लिख ली कि इसमें ये करूँगा ये करूँगा। तो मेरा फ्रेमवर्क वैसे इवॉल्व होता रहा। फिर ये मेरा आंसर हुआ, उसके बाद मैं उसका सिनॉप्सिस देखता या मॉडल आंसर था उसको देखता, फिर मुझे लगता था हाँ ये चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ, ये चीज़ ऐड कर सकता हूँ। फिर उसमें से कुछ कभी कभी ऐसा होता था कि अच्छे इंट्रोडक्शन मिल रहे हैं या अच्छा कंक्लूजन मिल रहा है, तो मैं वहाँ से उठा के अपना नोट्स में उसको डाल देता था कि अगली बार ये चीज़, जैसे एग्रीकल्चर का कोई अच्छा कोट मिल गया या फिर कंक्लूजन मिल गया कि इसको मैं मेंस में भी यूज़ कर पाऊँगा, तो वहाँ से पिक कर लिया। और सेम डेटा या फिर अच्छे कोई भी वैल्यू एडेड मटेरियल है तो मैं उसको वहाँ से पिक करता गया। तो मेरा रीडिंग भी वहाँ से होता रहा, अपना मटेरियल कंटेंट भी वहाँ से बिल्ड होता रहा, रिकॉल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई इससे मेरी। तो मेरे को हमेशा, अब सवाल इतने 1000 मेंस के सवाल देख लो तो आपको इतनी बार थिंकिंग उस पर किए, ब्रेन स्टॉर्मिंग किए, तो आपको पॉइंट्स जल्दी जल्दी याद आ जाते हैं। और एक ये भी फ़ायदा हुआ मुझे, तो उसमें ज़्यादा पढ़ने के बिना मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो ऐसा होता था बहुत बार अननोन सवाल आते थे, तो पर फिर भी उसमें कुछ ना कुछ स्क्रैम्बल करके मुझे पॉइंट्स बनाने होते थे। तो उसमें मैंने यही फ़ायदा हुआ कि अननोन क्वेश्चन को प्रिपेयर करने का ये फ़ायदा हुआ, यूपीएससी में 1-2 बाउंसर आते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है और अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी बन जाती है। तो आपने मतलब ये जो आप स्ट्रैटेजी आपने बताई, एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग जैसी स्ट्रैटेजी होगी कि आप जब रिकॉल कर रहे हो तो आप रादर देन राइटिंग ए फुल क्वेश्चन फुल आंसर, आपने ऐसा कर लिया कि जल्दी जल्दी स्क्रिबल करके 2 मिनट में लिख दिया कि ये लिखने वाला हूँ। जैसे प्रीलिम्स में भी तो हम जोर देते हैं कि जैसे आपका प्रोग्राम जैसे 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्यों नहीं वो अगर जब इतनी सक्सेसफुल प्रीलिम्स के लिए हो रही है तो मेंस में भी ये सर्टेनली हेल्प करेगा। आप जितने से ज़्यादा सवाल करोगे तो उतना ही अपना दिमाग वो उसी वे जैसे में वर्क प्रीलिम्स करेगा। वाले में भी मैं यही बोलता था कि अगर आपने इतने सवाल देख लिए हैं तो आपके दिमाग को आदत पड़ गई रिकॉल करने की। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो एक तरह से आप रिकॉल ही कर रहे हो कि वो क्वेश्चन मेरे को आता ही नहीं था, दिमाग से निकालता हूँ, फिर नहीं निकला दिमाग से तो आपने आंसर पढ़ लिया उसका और फिर आपने उसके नोट्स बना लिए। सेम चीज़ आपने मेंस के लिए करी। तो आपने 1000 क्वेश्चन आप बोल रहे हो कि आपने लगाए थे, ये उन 2-3 महीनों की बात थी, आपने अपने पूरे 4 साल के जो आपने मेंस दिए इनके अंदर नहीं, था? जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पहले मेंस में लगभग बैठता था, जैसे अराउंड 6-7 मिनट एक क्वेश्चन को सोचने में, फिर उसका पढ़ने में, उसको नोट्स में डालने में इतना लगा कि मुझे लगता है मैंने 15 से 20 दिन में ये पूरा कवर करता था, जिसमें 5-6 महीने के सारे सिक्योर सिनॉप्सिस को कंप्लीट करने की ट्राई करता था। और ये आपने हर साल किया, मतलब कि ये हर इसी साल किया। इसी स्ट्रैटेजी से करते गए? हाँ, हर साल किया तो मेरे को मतलब 1000-1200 क्वेश्चन लेते हैं 4 साल में, अराउंड 5000 क्वेश्चन को मैंने मेंस के को गो थ्रू कर लिया होगा। और जैसे आपका स्कोर, जैसे पहली बार में 375 स्कोर आना बिना ज़्यादा मतलब पहले की तैयारी हुए, बैकग्राउंड इतना हुए, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं भी इस तरीके का बहुत बड़ा योगदान रहा आपके अंदर, क्योंकि आप जब मेंस में लिखने बैठे तो आपने पहले रिकॉल कर रखी है वो चीज़, तो आपने बहुत तेज़ी से उसको लिख दी। तो आपको क्या कभी ऐसा हुआ कि इस प्रोसेस की वजह से क्या इसमें फ़ायदा हुआ कि आप पेपर हमेशा बढ़िया तरीके से कंप्लीट करके आते थे टाइम पे? हाँ, टाइम का कभी इशू नहीं हुआ क्योंकि हमारा टाइम सबसे ज़्यादा लिखने में कभी नहीं लगेगा। आपको जब अगर आता है तो 10 नंबर का सवाल 5 मिनट में अभी आप लिख दोगे। सबसे ज़्यादा आपका टाइम उसी में लगता है कि आप बैठ के सोचते हो, तो वही या तो हाथ चले गया दिमाग, तो सोचना वहाँ पे नहीं है। आपको रिकॉल से सारे पॉइंट, आपके 5-6 पॉइंट जो भी लिखते हो वो आपके टिप्स पे होंगे। नोट्स कितने पेज के थे आपके जो जो आपने बनाए इन चीज़ों से? एक तो आपने दिखाया था मेरे को कि रफ में आपने आंसर प्रैक्टिस कर रखे हैं, हाँ, फिर आपने उसके नोट्स भी बनाए, वो कौन सी ऐप पे बनाए और कितने पेज के थे वो, जो कितनी देर में रिवाइज हो सकते थे? मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने जहाँ से भी वीडियो देखता तो मैं रफ में मतलब एक नोटबुक में टाइप के नोट्स बनाता गया। सेकंड में जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मैंने अपने वही नोट्स को ऑनलाइन टाइप करके नोट्स बनाए, तो वन नोट पे। 1 नोट पे बनाया आपने? हाँ, और तब मैं जॉब भी पहले बीच में जब जॉब कर रहा था तो मेरे लिए ये आसान होता था कि ऑफिस में लैपटॉप में वन नोट पे टाइप करके लैपटॉप में बनाना आसान रहता था। तो मैंने अपने सारे नोट्स, मोस्टली ज़्यादातर नोट्स को ऑनलाइन कन्वर्ट किया। तो उसका मुझे ये फ़ायदा होता था, एक जब मैं सिक्योर या कहीं से भी और पॉइंट्स मिलते हैं तो उसको वहाँ पे ऐड करने में बहुत आसान होता था। और फिर टॉपिक वाइज उसमें सेग्रीगेशन और असेसिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। हम कहीं पे भी जा रहे हैं, मुझे नोट्स देखने तो आसानी से देख सकता हूँ, और कुछ भी ऐड करना हो वो भी आसानी से कर सकता हूँ। और वरना क्या, बुक्स में अपने को ढूंढना पड़ता है यार, वो नोट्स का, वो नोट्स का, वो कभी इशू नहीं हुआ। सर्च का यूज़ करो, आराम से कर सकते हो। और जैसे सॉरी टू कट यू शॉर्ट, एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था कि जैसे आजकल एक चीज़ हो रही है बहुत ज़्यादा कि नोट्स बनाने के लिए मेरे को टैबलेट खरीद के लेके आना है,
तो भाई मैं एप्पल का टैबलेट खरीद के लेके आऊँगा। तो मैं जैसे एक बार ये पॉइंट आउट करना चाहता था कि ऐसा कुछ नहीं है कि एप्पल का खरीदो चाहे किसी और का खरीदो, आपके पास एक एंड्रॉयड टैबलेट था एक सिंपल, और उसी को आपने यूज़ करा, उसी से आपका काम निकल गया। तो वो कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आप 30,000 रुपये देके एप्पल का टैबलेट खरीद के लाओ और उसकी महंगी पेंसिल खरीद के लाओ और वो सब करो। हम जैसे एप्पल का लोग मोस्टली टैबलेट जो यूज़ करते हैं, तो उसका मेन जो हैवी अगर टैबलेट है हाई एंड यूज़ करोगे तो उसका मेन यूज़ होता है आपका डिज़ाइनिंग में या फिर ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हो तो उसका जस्टिफाई होता है। जो मैंने टैबलेट भी लास्ट सेमेस्टर अभी लास्ट अटेम्प्ट में ही लिया है, उससे पहले लैपटॉप जो मेरा ऑफिस का मिला होता था उसी पे मैं नोट्स बनाता था। तो क्योंकि अपने को टैब की बात करो तो बेसिक ही एक ही फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है और तो नहीं करनी। नोट मेकिंग मतलब अराउंड जो आप बेसिक या फिर मीडियम लेवल का भी लोगे तो भी वो भी इनफ होगा। इसके लिए कोई आपको मतलब 1 लाख का टैबलेट लेने की नहीं जरूरत। सही बात है। एक दिनेश भाई एक चीज़ मैं और पूछना चाह रहा था कि पहला अटेम्प्ट हो गया आपका, फिर आपने दिया यूपीपीएससी का प्रीलिम्स, वो आपका प्रीलिम्स हो गया, वो बहुत मुश्किल पेपर होता है, वो नॉर्मली निकलता नहीं है हर इजीली किसी का। तो आपने पहले बहुत प्रैक्टिस करी होगी प्रीलिम्स की, वो जो हार्ड वर्किंग ह्यूमन को भी आप एक तरह से थैंक्स बोल रहे हो। मैं खुद बहुत बड़ा मतलब फॉलो करता था उनको उस टाइम से ही। तो यूपी का प्रीलिम्स निकला, फिर आपने यूपी का मेंस लिखा, जस्ट यूपीएससी का मेंस लिखने के बाद दूसरा वाला, उसके अगले 1-2 दिन बाद ही होता है यूपीएससी का मेंस, और उसमें आपको ये सर्विस मिल गई। 2 बार, पहली बार में आपका मेंस नहीं हुआ, दूसरी बार में आपका, आप बता रहे थे कि आपका दूसरी बार में जो दूसरा मेंस था उसमें इंटरव्यू कॉल हो गया, लेकिन बाद में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मतलब 2 बार हो गया ऐसे, तो फिर कैसा लगा आपको कि भाई अब क्या करना चाहिए? यूपी वाली जॉब भी ज्वाइन कर लिया आपने, फिर जॉब के साथ में तैयारी कर रहे थे, उस टाइम पर कैसा स्टेट ऑफ माइंड कैसा था? तो मैंने हमेशा कभी रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। सेम एक ही प्रोसेस को एंजॉय करना होता था। तो उसमें कभी रिजल्ट का नहीं सोचता था, या फिर प्लान बी भी है तो मेरा जॉब का ऑप्शन हमेशा तैयार था, या फिर यूपीपीसीएस में भी उस अगले ईयर हो गया। तो कभी मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ मेरे पास कोई फॉल बैक ऑप्शन नहीं है। तो हमेशा था कि यार कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और एक फ़ायदा मुझे ये रहा, मेरा हर बार प्रोग्रेस हो रही थी यूपीएससी में। तो मुझे ये नहीं लगता था कि यार कब, जब ये इशू तब आता है जब आपका कभी डिक्लाइन हो, तब आप बैठ के सोचते हो। तो ये इशू है। और फिर मैं अब जब हर बार कुछ ना कुछ नंबर से रह रहा था तो मैं एनालाइज करता, सिंपल एनालिसिस किया कि आप क्यों पीछे रह रहे हो। तो उसको एनालिसिस किया, हाँ इस वजह से रह रहे हो, तो उस पर वर्क करना स्टार्ट किया। सेम ये जैसे क्वेश्चन पेपर में मैं यही करता, जैसे PYQs देख रहे हैं या फिर आप टेस्ट को देख रहे हैं गलत कहाँ हो रहा है, तो उसको एनालिसिस पे बहुत फोकस करता था कि ये गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सेम मैं अपने अटैम्प्ट में भी कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, तो उस पर वर्क करता था कि हाँ मुझे लगता था कि यार थोड़ा सिंसियरली और थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। और दूसरा ऐसा भी नहीं था कि यार अब इतना सब पढ़े हैं कि, तो अगर यूपीएससी अच्छे से कर रहे हैं तो बाकी ऑप्शन आपके गवर्नमेंट जॉब के जैसे PCS हुआ, ये सब आराम से खुल जाता। आपने ज्वाइन कर ली जॉब, 20 के अंदर हुआ तो आप ज्वाइन करिए, आपका नॉच नॉच भी गए, बाकी सब जगह गए। नॉर्मली लोग कई बार ऐसे भी करते हैं, इंटरव्यू दिया पिछली बार, इस बार स्किप कर देते हैं। तो आपने ऐसा करा कि गो विद द फ्लो, आपने ज्वाइन कर लिया, वहाँ जाके तैयारी करी, फिर वो सेम हार्ड वर्किंग मन वाला तरीका हो गया कि वहीं जाके हार्ड वर्क करेंगे। फिर आपने 21 का मेंस लिखा वहीं पे जॉब पे रहते हुए, यूपी सरकार के अंदर आपने जॉब करनी शुरू करी, जो संदीप भैया वाली नौकरी आपको मिली। तो उस टाइम पर आपने 434-35 नंबर स्कोर करे आपने 2021 के मेंस के अंदर। एथिक्स के अंदर 128 नंबर ले आए आप। एक और पेपर था जिसमें भी आप बहुत ज़्यादा नंबर लेके आ गए थे, JS2 में 120 थे। 120 और ये 128, इतने सारे नंबर आपके आ गए थे। फिर आपको रिजर्व लिस्ट में नंबर मिला था। पहले मैं ये इस पे बात करना चाहूँगा कि यार जीएस में क्या ऐसा था, एक्स फैक्टर क्या था कि 2 बार दे चुके थे, एनालिसिस जब आपने आपको देखते हो क्या एक्स्ट्रा करके आते थे आप कि इतने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में? हाँ, तो आप जैसे जॉब ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, तो जॉब का हम हमेशा इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना चाहिए कि आपका टाइम खा रही है। तो मैं जब जॉब कर रहा था तो मेरा नया पर्सपेक्टिव भी डेवलप हुआ, कैसे प्रैक्टिकल आप वहाँ पे ग्राउंड पे कैसे चीज़ें देख रहे हो। तो मेरे को सबसे ज़्यादा जंप आप देख रहे हो एथिक्स में हुआ। तो एथिक्स में आपका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो मुझे इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ। मैं वहाँ पे जब ट्रेनिंग चल रही थी या फिर जॉब ज्वाइन कर रहा था, तो जहाँ पे भी जो पॉइंट होते तो मैं एथिक्स का पर्सपेक्टिव हमेशा रखता था कि हाँ अकाउंटेबिलिटी है। अच्छा, ये एक अकाउंटेबिलिटी का सही एग्जांपल हो सकता है ये। तो जो जॉब में जो चल रहा था उसको रियल लाइफ, उसको ही मैंने एग्जांपल में करना हुआ लिखना स्टार्ट किया, तो वो मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो मैंने वहाँ से गेन किया उसको मैंने
पॉजिटिव वे में लिया और उसको मैंने अपने GS2 और 4 जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन से सबसे ज़्यादा निकट है उन्हें उसमें मेरे स्कोर बढ़ा। गवर्नेंस होता है पेपर 2 के अंदर, आप गवर्नेंस में थे, सोशल जस्टिस होता है, आप उसी डिपार्टमेंट के अंदर लगे हुए थे, तो वो चीज़ें आपने एक तरह से प्रैक्टिकली वहाँ पे इम्प्लीमेंट हाँ, करी। तो जहाँ मैं एग्जांपल्स देख रहा था जो रियल लाइफ में क्या हो रहा है या फिर वे सजेशंस क्या होने चाहिए जब इश्यूज़ क्या हो रहे हैं, तो ये आप वहाँ देख रहे हो तो आपको वो चीज़ याद भी नहीं करनी पड़ती, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो वो आप आराम से रिप्लिकेट भी कर सकते हो। एक चीज़ थी कि जैसे न्यूज़पेपर की बात आई बीच में ना, तो आप जैसे मैं जो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरे प्रोग्राम्स में होते हैं जो वर्किंग होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि यार आप न्यूज़पेपर आप है ना जॉब के दौरान पढ़ लो, बीच में फ़ोन में थोड़ा थोड़ा निकाल के, और फिर उसको जब काम कर रहे हो तो रिकॉल करते रहो यार कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, कौन से पेपर से रिलेटेड है। तो ऐसा कुछ करते थे क्या आप न्यूज़पेपर को लेके? क्या आपकी, क्योंकि इतना टाइम तो रहता नहीं था आपके पास दिन में। तो जॉब बस जब जब तैयारी शुरू की थी, आपने पूछा था जैसे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने अराउंड 10 से 15 दिन थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा था। उसके बाद में कभी न्यूज़पेपर जो हार्ड कॉपी कभी नहीं पढ़ी। जो थोड़ा बहुत इंडियन एक्सप्रेस का जो एप्लीकेशन था उसमें डाउनलोड कर लिया, जो एडिटोरियल कभी देख लिया जॉब के बीच में। तो अब मुझे लगता था क्योंकि अगर हम एक दो बार जब पढ़ के देखा न्यूज़पेपर तो उसमें 2 घंटे का राउंड टाइम लग जाता है, फिर उसके नोट्स बनाओ तो काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस होती थी। तो मुझे लगता है कि जब सारी इतनी कोचिंग्स आपको आपके बाइट बना के दे रही है तो आपको वो इतना हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, तो स्पोर्ट्स सेक्शन पे अटक जाता था मैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था। लेकिन उसका फ़ायदा भी हुआ कि आप बताते हो कि जैसे आपने स्टीव स्मिथ वाला एग्जाम्पल लिखा, वार्नर वाला एग्जाम्पल लिखा, कि कोहली और स्मिथ को कंपेयर कर दिया कि दोनों, आप बताओ, खुद ही बताओ, आपको बड़ा काफ़ी ये एग्जांपल वही, जैसे स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट था तो अब इतने सारे मैचेस देखे हैं, सारे स्पोर्ट्स देखता था, तो उसका ये फ़ायदा होता था कि जैसे एथिक्स हुआ या फिर ऐसे हुआ था, यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल का इशू नहीं होता था। जैसे एक इंट्रोडक्शन जो सिप वाला कुछ क्वेश्चन था कि सिंकिंग सिप वाला, तो मैंने उसमें विराट कोहली और स्टीव स्मिथ को कंपेयर किया। दोनों फैब 4 के मेंबर हैं और स्टीव स्मिथ दोनों को बराबर का प्लेयर मानते हैं, पर वो एक जो इवेंट हुआ था जिसमें बॉल टेम्परिंग वाला हुआ था, तो उसके बाद से थोड़ा स्टीव स्मिथ की क्रेडिबिलिटी और 1 साल का बैन हो गया, तो उससे उस वो एक सिंकिंग सिप टाइप का एक वो एग्जांपल हो गया। तो मैं उसको परफेक्टली उसमें एग्जांपल में दे सकता था। और भी बहुत सारे एग्जांपल मैंने स्पेशली एथिक्स में, युवराज सिंह का एग्जाम्पल डाला होगा 2011 एथिक्स में मैंने सभी जो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग उसके पहले डेफिनेशन बनाई, उसमें एग्जांपल्स, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल, एक स्पोर्ट्स का। जैसे अब इतना स्पोर्ट्स देखते हैं, जैसे मेसी का एग्जांपल डाल दिया, सचिन का डाल दिया, इवन बैडमिंटन प्लेयर्स पी कश्यप का डाल दिया। हर एक आप नॉट फैक्टर जस्ट में क्रिकेट, आपको, बाकी जगहों से भी जहाँ जो भी मैं देखता था कि रोनाल्डो ने कोका कोला हटा दी उससे, तो वो भी ये एक बढ़िया आप चीज़ है। एग्जांपल है। और ये चीज़ें अब जैसे मैं स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ, मोस्टली बॉयज स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, ये हम देखते हैं, बस हमें बस ये सोचना है कि यार हाँ इस चीज़ को भी तो यूज़ किया जा सकता है, क्यों नहीं। मतलब एथिक्स का है तो मुझे लगता है मैंने बहुत स्पोर्ट्स को उसमें इनकॉर्पोरेट करने की एथिक्स के पेपर में आपने यूज़ करा है स्पोर्ट्स को? हाँ प्रैक्टिकल, क्योंकि एक आधा एग्जाम्पल दोगे आप केस स्टडी में कैसे यूज़ कर, कहीं पे किया हो इस तरह से? जैसे एथिक्स में अब मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि एग्जैक्ट सवाल तो मुझे नहीं याद है, रफली कुछ भी। हाँ, तो जैसे इंटेग्रिटी की बात करते हैं तो एक एग्जांपल था मिरोस्लाव क्लोजे, तो जो जर्मन हाईएस्ट गोल स्कोरर है वर्ल्ड कप में, तो उसने एक बार हैंडबॉल हो गई थी जबकि रेफरी ने गोल दे दिया, तो उसने मान लिया कि हाँ मेरी हैंडबॉल थी, खुद ही से आगे जाके। या सचिन का भी है, तो निक हुआ था, वो खुद ही वॉकआउट कर जाता था। तो ये एक इंटेग्रिटी हुई कि आपको कोई भी नहीं देख रहा है फिर भी आप सही काम कर रहे हो। और एक कंपेयर मैंने किया जो माराडोना का हैंड ऑफ गॉड वो वाला गोल था, जब माराडोना ने जानबूझ के हाथ से गोल मारा है पर उसने गोल दिया तो एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, तो ये इसको मैं कॉन्ट्रास्ट में कहीं लिख देता था, सिंपल इसको मतलब इतना बड़ा नहीं लिखता, 2 लाइन में इसका एक्सप्लेन कर देता था। तो ये आपने बीच में यूज़ कर लिया इसको कि इंटीग्रिटी एग्जाम्पल के रूप में आपने स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल डाल दिए, वो भी डाइवर्सिफाइड एग्जाम्पल, ऐसे नहीं कि वही एक आधा जो क्लीशे एग्जाम्पल है उसको आपने यूज़ करा। तो इसके लिए मैंने पहले बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग की, टॉपिक वाइज, जैसे इंटेग्रिटी में कौन हो सकता है, डेडिकेशन में कौन हो सकता है, प्रिजर्वेंस में क्या हो सकता है। तो पहले मैंने ये एनालाइज कर लिया था, हाँ ये चीज़ है। और इसमें ये मेन फ़ायदा ये होता है, इसको याद रखने के लिए हमें एफर्ट नहीं करना होता है। ये सब हम 20 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसको लिखना बहुत आसान हो जाता है। यही चीज़ जैसे विक्रम ग्रेवाल के एसेज के अंदर थी कि विक्रम ग्रेवाल खुद पब्लिश्ड ऑथर थे, 11वीं क्लास में उन्होंने कुछ लिख दिया था, तो उनको नेचुरली बुक्स बहुत बढ़िया से आती थी, तो वो बुक्स कोट करने लग गए और उनके 160 नंबर आ गए ऐसे में।
तो वो कहीं ना कहीं नेचुरली आपके साथ इथिक्स में जैसे हुआ, बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छे नंबर आए आपके। 2021 तक की हमने बात करी अभी तक। 2021 में आपने मेंस लिखा, रिजर्व लिस्ट में आपका नंबर आ गया, आपको दानिप्स सर्विस मिल गई। दानिप्स की फुल फॉर्म से दिल्ली एंड अंडमान निकोबार सिविल सर्विस, दानिप्स तो था, पुलिस सर्विस में आपका नंबर आ गया। आपको कैसा लगा? मतलब 434 नंबर आपके आ रखे हैं जीएस में, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं ये 2021 के हिसाब से देखा जाए तो। 35 नंबर आ रहे हैं, 435, और फिर आपको मतलब रिजर्व लिस्ट में नंबर आया आपका। तो उस टाइम पर कैसा लग रहा था? मतलब ऑल दो प्रोग्रेस तो हो गई थी पिछली बार के कंपैरिजन में, तो क्या माइंडसेट था कि दोबारा करना है, मैंने जॉब भी मिल गई ठीक ठाक दिल्ली के अंदर, एसी भी बन गए हो? जहाँ तक उसका रिजल्ट आया था शायद तब तक मैं 22 का मेंस भी दे चुके थे हम लोग। हाँ इसका रिजर्व लिस्ट जब तक आया था तो ये फ़ायदा हुआ था कि हाँ चलो उसके बारे में नहीं सोचना था। हाँ हाँ हाँ। तो ये फ़ायदा हुआ कि हाँ ठीक है अब तो मेंस भी हो चुका है, ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं डालना है। तो ये वाला फैक्टर फिर इसलिए अप्लाई नहीं हुआ। बीच में राजस्थान से थे आपने, आरएस लिखा था वो वाला नहीं, बीच में जो मैंने अभी तक आरएस कभी एक बार भी यूपी वाला अपेयर दिया नहीं वैसे हुआ के ऊपर। बस। वो आरएस एक बार फॉर्म भरा था, लेकिन यूपी वाली ज्वाइनिंग डे के दिन ही आरएस का एग्ज़ाम था प्रीलिम्स, तो मैंने स्किप कर दिया। फिर अकेडमी में रह के एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई इन्होंने अकेडमी की। दानिश वाली अकेडमी में से 8 लोगों ने इंटरव्यू दिया, 7 लोग सेलेक्ट हो गए, टोटल 12 लोग थे। 6 लोग सॉरी 6 लोग सेलेक्ट हो गए, टोटल 12 लोग थे। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि सारे एसीपी जो है अपने ये कहीं ना कहीं आईपीएस में चले जा रहे हैं। तो अकेडमी में रह के आपने फिर से दोबारा मेंस लिखा, इस बार साइकोलॉजी आपका ऑप्शनल रहा था, हम उसके बारे में बात करना भूल गए नहीं, कि मेंस मैंने यूपी के दौरान ही लिख दिया। अच्छा मेंस आपने पहले लिख दिया था इसका। अच्छा उसके बाद रिजल्ट आपको बस केवल इंटरव्यू हुआ, ओके, वो मेरा वो भी एकेडमी ज्वाइन करने से पहले था। अभी 3 ही महीने हुए हैं वैसे आपको अकेडमी हाँ। ज्वाइन करे, और मतलब वहाँ पर आपका हो गया, तो फिर आपने इंटरव्यू देने गए। इंटरव्यू में मार्क्स उसके बड़े आपके उस साल? मेरा फर्स्ट ईयर में 168, फिर 148, इस बार 172 थे। एक बीच में चीज़ टच करना चाहेंगे कि साइकोलॉजी आपने ऑप्शनल लिया, एक जनरल क्वेरी रहती है सब लोगों की यार ऑप्शनल किस तरह से डिसाइड करना चाहिए, आपने प्लेनली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ले लिया। क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका कि ऑप्शनल चूज़ कैसे करना चाहिए? कि ऑप्शनल कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पीछे खींच गया, जीएस में आप बहुत नंबर लेके आए, ऐसे में भी आपका डिसेंट स्कोर रहा, तो ऑप्शनल कैसे चूज़ करना चाहिए, इसके ऊपर आपका क्या विजडम है? तो अब मुझे लगता है प्योर इंटरेस्ट, अब कुछ सब्जेक्ट में मैं देख रहा हूँ लगातार उतना अच्छे स्कोर नहीं आ पा रहे, तो थोड़ा मार्किंग का भी देखना चाहिए। स्कोरिंग सब्जेक्ट केवल एक ही नहीं हो, मतलब इंटरेस्ट आपका बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे मैं भी शुरू में देखता साइकोलॉजी भी इंटरेस्ट लगता था मुझे, सोशियोलॉजी भी लगता था, तो ऐसे 3-4 आपके इंटरेस्टिंग वाले होंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसमें आप देख लो कि कौन सा थोड़ा स्कोरिंग में या फिर उसमें थोड़ा मटेरियल भी अवेलेबल है, ये एक फैक्टर तो है। आप ही बता दो कौन सा आपको लगता है कि आपके इतने सारे दोस्त हैं जिन लोगों के अलग अलग ऑप्शनल्स हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शनल जो है, 2-3 ऑप्शनल कौन से हैं जिनमें बढ़िया रहता है एग्जाम देना? अब वो तो सभी को जो क्लीशेड है, जो एंथ्रोपोलॉजी हुआ या फिर पीएसआईआर हुआ, जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर साइंस बैकग्राउंड से मैथ्स हुआ वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपने भी बीच में हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि बीच में मैं सोच रहा था कि इस बार साइकोलॉजी में नंबर नहीं आया तो इस बार मैथ्स ले लूँगा, तो मैथ्स भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है उस तरीके से। तो सारी घटनाएं हुई आपके साथ में, 150 रैंक आ गई आपकी, अभी आप ज्वाइन करोगे जाके अकेडमी, एफसी में जाओगे आप, दोबारा से भी आप देने के अभी भी वो है कि प्रोसेस से वापस निकला जाए, या अभी लग रहा है कि हो गया बस 4 अटेम्प्ट दे दिए? तो मेरे को हमेशा ये कभी नहीं लगा यार कि बस हो गया, क्योंकि मैं हमेशा प्रोसेस को एंजॉय किया, साथ में अपना साइड में या जॉब वो भी चलता रहा, तो हमेशा 4-5 घंटे डेडिकेटेड देता था, तो मैंने प्रोसेस को एंजॉय किया। जैसे क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आप प्री में भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो आप बोर नहीं होते, आपको थोड़ा मज़ा आता है, वो एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है। जैसे बचपन में हम मैथ्स के सवाल करते थे तो जब आंसर आता था तो अच्छा लगता था, सेम प्रीलिम्स के जो पेपर क्वेश्चन करते हैं वो अच्छा लगता है। तो मेरी मेंस की तैयारी भी मैंने उसी तरह से बना दी थी कि मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करता रहता, तो मेरे को थोड़ा उतना बोरिंग नहीं लगता था जितना, और इतना जो एग्जॉस्ट है वो उतना नहीं हुआ था। तो मेरे लिए अभी भी वो अटेम्प्ट कर देना उतना कम्बरसम नहीं होगा, थोड़ा आसान ही होगा। तो मैं मुझे लगता है अगर अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है परफेक्टली कि मैं अगला अटेम्प्ट दूंगा या नहीं दूंगा, अभी तो एफसी ज्वाइन करने के बाद में ही देखेंगे अगला अटेम्प्ट देना है या नहीं देना। एक दो सवाल, मतलब अभी इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि मतलब जैसे जनरल हम लोगों को सोर्सेज लगभग पता होते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत बार बोल दिया, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे अपार्ट फ्रॉम आपने जो क्वेश्चन सॉल्विंग करी कि मेंस का क्वेश्चन देखा, आंसर लिखा, ब्रेनस्टॉर्म किया, फिर मॉडल आंसर देख लिया, उसमें से नोट्स बना लिए, उसके अलावा जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे सोशल जस्टिस वाला टॉपिक होता है, गवर्नेंस वाला टॉपिक होता है, उसके बाद में इंडस्ट्री रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक होता है GS1 के अंदर, GS3 के अंदर थोड़ा सा इन्वायरमेंट बड़ा सा लगता है, ऐसा लगता है कि पूरी मैगजीन पढ़ लेंगे, क्वेश्चन तो एक दो ही आएंगे। उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है,
इन टॉपिक्स को आपने कैसे किया, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम लोगों को नॉर्मली मोरलेस पता होती हैं। तो इन टॉपिक्स में कुछ जैसे एक तो इंडस्ट्री लोकेशन, उसमें भी मृणाल सर का उनके पीडीएफ्स है कुछ अच्छी खासी, तो उससे। और बाकी ये जो टॉपिक्स है, तो एक दो टॉपिक्स इनमें से कुछ टेलीग्राम से वीडियोस में जो किसी ने बताए थे कि सजेस्ट किए थे तब, तो वो वीडियो ज़रूर देखे थे। बाकी में मैं ये करता था, उनको सर्च करता था, किसी न किसी कोचिंग के हैंडआउट मिल जाते थे। मैं ये नहीं देखता था कौन सी कोचिंग है या कोई भी, क्योंकि सबका सब बेसिक ऑलमोस्ट सेम सेम ही ही जगह होता से है उठाते सबका, सेम ही जगह सेम बुक से ही उन्होंने रेफरेंस बुक से बनाया होता है। तो मैं उससे अपना कोर नोट्स सबका प्रिपेयर कर लेता, किसी भी कोचिंग के नोट्स हुए या फिर गूगल किया पढ़ा, उससे कोर नोट्स जैसे सिक्योरिटी का हुआ या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का हुआ, तो सबके आप गूगल करो हैंडआउट्स मिलेंगे, उससे मैंने अपने कोर नोट्स प्रिपेयर किए। फिर जो मेंस 365 आया या फिर करंट इश्यूज जो आ रहे हैं, तो उसमें जो ऐड होता रहा, जो नए इश्यूज है उसमें अपने नोट्स में ही उसको इंटीग्रेट करता रहा, तो एक इंटीग्रेटेड नोट्स उससे बनता गया। और एक, अब जैसे मेंस के बारे में हमने बात करी, मतलब एक दो बेसिक बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। GS1 में ज़्यादा नंबर लाने, आपने इतने मेंस लिखे हैं, आपने और लोगों के नंबर भी देखे, आपने भी देखे, कोई 2-3 एडवाइस बताओ कि GS1 में क्या एक्स्ट्रा किया जाता है इससे ज़्यादा नंबर आते हैं आपके। नॉर्मल कंटेंट सबके पास होता है, GS1 2 3 4 में क्या क्या एक्स्ट्रा होता है, मतलब कि जिससे नंबर आते हैं। जैसे GS2 के अंदर बोलते हैं कि आर्टिकल लिख दो, कमेटी लिख दो, तो उस तरीके से आपके अनुभव के आधार पे। तो एथिक्स का तो हो ही गया, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था, या फिर खुद लाइफ में जो देख रहे हो उसको लिखो, या स्पोर्ट्स को लिखो। और 1 2 3 में मैं हमेशा एक मनीष सर का ही एक वो फॉर्मूला है, SQRL को बहुत ट्राई करता था। S से स्टैटिस्टिक, Q से कोट्स, R से रिपोर्ट्स, L से जो लॉज या फिर आर्टिकल है लीगल। तो ये SQRL जो आपको वैल्यू एडेड करता है, तो ये मैं थ्रू आउट GS1 में भी ट्राई करता था, 2 में भी ट्राई करता था, 3 में भी। तो उसका आपका आंसर एनरिच हो जाता है, आपके पास पॉइंट सबके पास होता है, पर उसको हम सब्सटेंशिएट करने के लिए जो है, तो ये फ्रेमवर्क का बहुत ट्राई करता हूँ। स्पेशली कोट्स, बाकी लोग अब स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं, रिपोर्ट्स भी यूज़ करने लगे हैं, लेकिन कोट्स अभी भी मुझे लगता है लोग काफ़ी कम यूज़ करते हैं। तो अच्छा कोट हुआ तो आप इंट्रोडक्शन भी कर सकते हैं, उसमें कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। जैसे मुझे याद है GS1 में भी मैंने इतनी बार कोट यूज़ किया है, जैसे आजकल वाटर रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं GS1 में, तो सिंपल, जल है तो कल है, मैं उससे उसको लिख के, जल है तो कल है, सो वी हैव टू, दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर एंड वी हैव टू वर्क अपॉन इट। तो ये थोड़ा एक उससे थोड़ा आपको एक अलग तरह का आंसर मिल गया, एक अलग आंसर मिल गया और एक अच्छा क्लोजर दे देता है। मैकेनिकल नहीं लगता, ऐसा लगता है कि आपका खुद का दिमाग है, आपने खुद के दिमाग से ऐसा सोचा और तो लिख वो दिया। कोट्स काफ़ी सारे आप जो फिक्स टॉपिक्स हैं उस पर आप कोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, वुमन हुआ, सोसाइटी हुआ, और इनके साथ साथ अगर इन टॉपिक में से कुछ कुछ डायग्राम्स भी आपको मिल जाए तो उसको आप अपने मेंस के आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जैसे GS1 के बारे में बोलते हैं कि आपको जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि इनमें बहुत सारे इंडिया के, वर्ल्ड के मैप बना के आओ। तो आप कितने ऑन एन एवरेज, अगर आप 2022 का रिकॉल करने की कोशिश करो, तो कितने मैप बना के आए थे आप? मुझे लगता है कि GS1 2 3 लगभग सब में 5 6 मैप आ ही जाते हैं, जहाँ पे भी लगता है कि हाँ मैप तो कहीं पे भी हम आराम से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। दूसरा मैं डायग्राम यूज करता था डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बहुत सारे डेटा याद कर लिए, अब इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ डेटा लिख रहे हैं, तो मैं उसको डेटा को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करता था। पाई चार्ट जैसा कुछ जैसे बना हर बार पाई चार्ट भी बनाओगे तो वो थोड़ा मोनोटोनस लगेगा, तो पाई चार्ट बना देता था, या फिर बार बना देता था, या फिर ग्राफ बना देता था। तो 3 4 तरीके से डेटा रिप्रेजेंटेशन के तरीके ढूंढो और वो डेटा को उस वे में रिप्रेजेंट करो, तो आपका थोड़ा आंसर थोड़ा अच्छा लगेगा। इनके दिनेश के GS3 में इस बार इनकी जो मार्कशीट है, वो मैं एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हो, उससे आपको आइडिया लगेगा कि GS3 में इनके 97 मार्क्स हैं, इस बार 102 मैक्सिमम नंबर हैं जो मैंने देखे हैं अभी तक। तो 97 का मतलब है कि आपने जो ग्राफ्स यूज़ करे हैं, कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है कि आपको नॉलेज है उस इकोनॉमिक एस्पेक्ट का, डेटा वाले एस्पेक्ट का, तो वो आपने कहीं ना कहीं करा। प्रीलिम्स की बात करते हैं अब एक बार ना, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बहुत डर पैदा करता है सब लोगों के बीच में, खास करके जो अभी वाला जो प्रीलिम्स था, आपने शायद हाँ, ये देख के तो मुझे भी लगा अच्छा हो नहीं दिया वो तो चलो। आपने चारों बार प्रीलिम्स में ऐसा हुआ कि आपने चारों बार प्रीलिम्स आपका क्लियर हुआ, फॉरेस्ट की कट ऑफ भी आपने क्लियर करी, जनरल कैटेगरी से भी आपने उसको क्लियर करा, आपके मार्क्स इतने थे। तो प्रीलिम्स को लेके आपका क्या अनुभव रहा है अभी तक, कि क्या चीज़ काम करती है? एक हार्ड वर्किंग ह्यूमन वाली चीज़ों के बारे में आपने बताया कि आप उस तरह से उनको एग्जामिनर के माइंडसेट को पढ़ के उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को एनालाइज करो। उसके अलावा आपका क्या विजडम रहा है प्रीलिम्स को लेके, इतना ज़्यादा हर बार क्लियर करने का क्या
तो मुझे ये लगता है ना, उसमें सबसे मेन जो लोग इग्नोर कर देते हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे मटेरियल के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक है, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, तो मेन जैसे पॉलिटी हुआ या फिर इकोनॉमी हुआ, तो ये दोनों स्पेशली पॉलिटी इकोनॉमी आपके 30, इस बार को छोड़ दो, इस बार थोड़ा कम पूछा गया था, लेकिन हर बार 30 क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, और वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आप 30 में से 28 राइट कर सकते हैं। सही बात है। और कि वो 50-60 नंबर आप मात्र 30 क्वेश्चन से ला रहे हो, तो बाकी 70 क्वेश्चन में आपको 50-60 और लाने हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा वो कर देता है। और फिक्स है, आप अच्छे से लक्ष्मीकांत को पढ़ो और थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, तो हमेशा पॉलिटी आप सही करोगे ही करोगे। इकोनॉमी भी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो सही करोगे। बाकी सब्जेक्ट में बाहर से बहुत रैंडम सवाल आ जाते हैं, लेकिन पॉलिटी और इकोनॉमी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल उसमें है, और उनको आप कवर कर सकते हो अच्छे से। तो मेरे लिए पॉलिटी और इकोनॉमी का बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करना। सिमिलरली बाकी का भी, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का बेसिक्स, उसमें से भी 5-6 सवाल आते हैं जो कि सही किए जा सकते हैं। जियोग्राफी हुआ, जियोग्राफी मैप, करंट बेस्ड मैप आते हैं, तो वो सवाल सही किए जा सकते हैं। तो ये कुछ कुछ है जो आपके लो हैंगिंग फ्रूट्स में मानता हूँ, और ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बिल्ड करते हैं जो आपके मेंस में भी यूज होती है। तो ये जो लोग इग्नोर कर देते हैं, आप करंट के पीछे भागोगे या फिर कुछ और भी करोगे या फिर नई नई बुक्स पढ़ोगे, तो वो नहीं करना है। तो इन सब में ये जो है पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इनका जो बेसिक है वो आपको बहुत रोबस्ट होना चाहिए। एक जैसे मैं हमेशा बोलता था कि जो मैगजीन्स होती हैं, खासतौर पे जो कंपाइलेशन आते हैं, 365 मेंस वाली बढ़िया होती है, लेकिन प्रीलिम्स वाली 365 से कुछ आता नहीं है वैसे, क्योंकि उस तरह के सवाल ही नहीं होते वहाँ पे। और मैं हमेशा बोलता था कि यार स्टैटिक अगर पे आपकी होल्ड है तो आप 100 से ऊपर पक्का नंबर ले आओगे, अगर बहुत बढ़िया होल्ड है। वही वही इकोनॉमी पॉलिटी वाली बात है। आप कितना एग्री करते हो इस चीज़ से कि करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा होता नहीं है जितना ज़्यादा दिखाया जाता है? करंट अफेयर्स की इतने वीडियो बना दिए जाते हैं कि हमें लगता है कि हाँ, अगर डायरेक्ट करंट अफेयर्स के सवाल देखे तो 15-20 होंगे, ठीक है, तो आप उसको उतना ही टाइम दीजिए, 150 अपना टाइम दीजिए। अगर 20 सवाल आ रहे हैं तो 150 टाइम दो, बाकी 80 सवाल के लिए अलग टाइम दो। तो करंट अफेयर्स में अब मुझे लगता है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप के आने लगे हैं। तो आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो या फिर मेंस का जो पढ़ रहे हो, तो वो करंट अफेयर्स भी आपको बहुत हेल्प करता है। जबकि जो सिंपल फैक्ट्स याद करने बैठते हैं तो उसमें आपका वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मेंस जो आपने जो मैगजीन्स आती हैं, मंथली मैगजीन्स आती हैं, पीटी 365 नाम से अलग अलग कोचिंग की आती है, उनमें से कुछ पढ़ा था आपने रेगुलर बेसिस पे? मैंने जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में मंथली मैगजीन पढ़ता था और डेली वीडियोस देखता था, जैसे ओनली आईएएस के तब सुमित सर डेली वीडियोस डालते थे। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में थ्रू आउट वो देखा है, एक सुबह ऑफिस जाते टाइम, एक आते वक्त ऑफिस में, एक मेंस का हो गया, एक प्री का। तो वहाँ से थोड़ा प्री का कि हाँ बेसिक आइडिया हो गया। तो उसके बाद में मैंने जैसे लास्ट 2 अटेम्प्ट में मैंने जो बिना मैगजीन के भी मतलब ऐसा है कि अगर आप पर स्टैटिक्स हाँ होल्ड है, पर लेकिन आपने पहले एक बैकग्राउंड बना लिया था। आपको मंथली मैगजीन पढ़ लेनी चाहिए, और उसमें मैं ये करता था कि आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो उसको एक ही दिन में ख़त्म करनी। लोगों को ये देखता हूँ उसको बहुत खींच रहे हैं अब मंथली मैगजीन में, और आप थोड़ा देखने लगते हो तो आपको पता लगने लग जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इंपॉर्टेंट पढ़ा, नोट्स बनाए, ख़त्म। उसको एक दिन से ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, मुझे ये लगता है। बिल्कुल। और एक सी सैट की बात एक बार करेंगे, क्योंकि सी सैट को इस बार तो आंदोलन ही पूरा चल गया इसके ऊपर कि सी सैट में 7 क्वेश्चन आए, जेई एडवांस से पूछ लिए उन्होंने। तो सी सैट कैसे आपके 110 से ऊपर नंबर आते रहे आपके, तो सी सैट में आप क्या करते थे? केवल मैथ के क्वेश्चन करके आते थे या कॉम्प्रिहेंशन और मैथ के क्वेश्चन बराबर के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करके आते थे? क्या आपका पूरा, क्या आप तैयारी करते थे उसकी पहले, या ठीक है कि इंजीनियरिंग कर रखी है, मैथ पढ़ रखा है? तो मैं अटेम्प्ट की बात करूँ तो मैं हर बार लगभग 75 प्लस ही अटेम्प्ट करके आता था। तो इंजीनियरिंग का सर्टेनली फ़ायदा होता है। तो पर उसमें जैसे मेरा मैथ्स अगर बैक पॉजिटिव स्ट्रेंथ था, तो मेरी इंग्लिश उतना ही नेगेटिव उसमें था। तो इंग्लिश के लिए मैंने एक यही करता था, तो मैं ये सोचता था कि पैसेज जो है उन्होंने कहीं कहीं से उठाया है, तो उसने एक लॉजिकल बात ही लिखी होगी। तो मैं मैथ्स अच्छा करने के बाद में अगर मेरे पास पैसेज में टाइम कम रहता था, तो मैं सिर्फ सवाल को पढ़ता था, थोड़ा पैसेज को फास्ट नज़र से देख लिया, सवाल को पढ़ा, फिर जो मोस्ट लॉजिकल, अगर मैं सोचता अगर ये GS 1 में आता तो इसका क्या करता, तो उसमें भी जैसे एक्सट्रीम्स को हटा देते हैं। तो सिमिलरली 90% पैसेजेस में भी ये काम करता है। आप जो मोस्ट लॉजिकल आंसर जो GS 1 में करोगे वो उसको करो, या फिर एक्सट्रीम्स को हटा दिया। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती थी मुझे पैसेज में। मैथ्स और रीजनिंग को मैं जैसे अभी इस ईयर को छोड़ दो तो बाकी रीजनिंग में काफ़ी सिंपल आते थे,
जो मुझे लगता था सिंपल है, रीजनिंग मेरी थोड़ी सही रही है। मैथ्स में अभी जो एक दो टॉपिक्स है, नंबर सिस्टम हुआ या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो, तो उसमें मुझे अपने बैकग्राउंड का काफ़ी फ़ायदा मिला। लेकिन अभी आगे के बच्चों को भी इससे वो सीख लेते हुए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और नंबर सिस्टम 2-3 ही है इसमें। आप अगर यही होता है कि हम पढ़ के नहीं गए, अगर पढ़ने बैठोगे तो 2-4 दिन में उस पर हम जो बेसिक्स है वो क्लियर करने के बाद में इसमें हो सकता है। मतलब आपने जो सी सेट वाला जोड़ दिया वो बात मैं एक बार अगर वापस समराइज करूँ तो आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नंबर सिस्टम ज़्यादा क्वेश्चन करके आओ, एलिमिनेशन का यूज़ करने की कोशिश करो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को हटा के पैसेज के अंदर, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करो। पैसेज ओ यही पैसेज अभी तो इसमें पैसेज ही से वेयर निकला है, तो पैसेज में अगर टाइम भी बचाना हो आपका, मैथ्स में अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैथ्स में एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहती है पर पैसेज में आपका टाइम ज़्यादा लगता है, तो टाइम को बचाने के लिए एक थोड़ा हैक टाइप का जो यूज़ कर सकते हो कि आप पैसेज को ज़्यादा लोड मत लो, ज़्यादा पढ़ो मत, एक बार देख लिया हाँ किस बारे में, ठीक है, बाद में सवाल पे जीएस की तरह उसको सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हो। दिनेश भाई काफ़ी टाइम आपने दिया हमें, आपको सुबह सुबह, रात में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी सुबह आपको अकेडमी भी जाना है, काफ़ी लेट हो गया अभी, तो धन्यवाद आपका। और बहुत बढ़िया से आपने जर्नी बताई। मेरे ख्याल से बीकानेर से जो लोग आते हैं खास करके, ये इंटरव्यू इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार इस तरह के लोग भी 150 रैंक लेके आ जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, 2 बार एग्जाम निकालते हैं, यूपी का एग्जाम जाके निकाल दिया इन्होंने, तो मतलब सारी तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। हिंदी मीडियम से 12वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं, तो जितने लोगों को मोटिवेशन लेनी है वो ले सकते हैं, बीकानेर के लोग खास करके ले सकते हैं। दिनेश गोदारा का अगर कोई इंटरव्यू आपने पहले नहीं देखा था तो ये आप देख सकते हो।